अगर आप डिफाइन करें तो सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर? अब अगर हो सकता है कि आपको यह बात समझ में ना आया हो कि सर ये लिखा क्या है, तो इसको हम समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। क्लियर? अब आप आसान भाषा में इसको देखें। दिया है कि सर एक सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स का लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होता है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये तो आपको पता है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हमने स्टडी कर रखा है कि सर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड O एंड H। क्लियर है? ये बात तो क्लियर है सर, ये तो हमें भी आता है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज का देखिए ये किसका सॉल्ट है, तो सर ये सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है ये। क्लियर? अब आप देखें इसका मतलब है कि सर और वो भी किसका, एक लॉन्ग। तो जो यहां अल्काइल ग्रुप मेंशन होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होगा, ये वही कह रहा है कि सर ये एक लॉन्ग चेन होगा। क्या होगा? ये लॉन्ग चेन बनेगा। लॉन्ग चेन का मतलब क्या हुआ कि सर यहां जो कार्बन हो सकता है वो 17 कार्बन हो सकता है, 17 कार्बन। तो इसका मतलब है कि आप इसी हिसाब से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये होगा इस 35। और आप देखें तो सर ये कुछ फॉर्मूला ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। और ये देखिए, और ये किसका सॉल्ट है, तो सर जब तक यहां से एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, या तो सोडियम से या आप पोटेशियम से इसको रिप्लेस करेंगे। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि अब आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं जो चीजें वहां लिखी गई हैं कि सर ये हो गया आपका कि सोप क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और फैटी एसिड्स। अब आपको समझ में आ गया कि ये ऐसा क्यों कहता है कि सर ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखिए ये सॉल्ट है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हुआ है कंप्लीट किसने, सोडियम भी हो सकता था यहां या पोटेशियम भी हो सकता था, पोटेशियम भी। और ये क्या करेगा, अगर आप C17 को लिखें तो सर ऐसा, अगर इसके ऐसा आप लिख सकते थे इसको कि सर हम क्या करेंगे कि यहां एक C यहां देते जाएंगे ऐसे, तो यहां पे क्या करेंगे, आपको हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाएगा, प्रोपोर्शनली क्या होगा, हाइड्रोजन का नंबर भी ऐड होता चला जाएगा ऐसे। क्लियर? तो इसी वजह से इतने बड़े चेन को क्या किया गया है, आपको इजी वे में लिख दिया गया है कि सर ये देखिए ये C17 H35, ये जो एक लॉन्ग चेन बन रहा है किसका, तो सर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का लॉन्ग चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसके साथ आपको याद हो गया कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऐसे लिखते थे हम कुछ OH, और H को रिप्लेस किया है सोडियम ने, तो इसका मतलब है कि सर कितना इजी वे में आपने इसके फॉर्मूले को लिख दिया, देख लीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपका, ये इसका अगर नाम की बात करें, ठीक है, तो ये होगा आपका सोडियम स्टीरेट। क्लियर है? ठीक, ये देखिए ये है आपका एस्टरिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जिससे सोप्स बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये वो फैटी एसिड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, सोप्स बनाते हैं। ये फैटी एसिड्स का नेम पूछता है, ठीक है, एस्टरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ये वो जो है फैटी एसिड्स हैं जिससे आप सोप को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कि सर अगर ये एस्टरिक एसिड का है तो इसका मतलब इसका नाम हो गया सोडियम स्टीरेट। इसका क्या नाम हो गया, सोडियम स्टीरेट। तो ये रटना नहीं था, आप इसी वे में समझ सकते थे इसके थ्रू कि सर ये अब आपको समझ में आ गया कि क्यों कहा जा रहा है कि सर सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है कि यही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखिए आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, और लॉन्ग चेन का मतलब ये वाला पोर्शन लॉन्ग चेन। आपने ऐसा देखा भी होगा, जैसे ये आपको दिख रहा है कि सर ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा आपने देखा होगा इसमें। क्लियर? तो ये वही लॉन्ग चेन वाला पोर्शन है और ये इसका एंडिंग है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही अगर बात करें तो ये देखिए सोडियम स्टोरेट हो गया। अगर आपको पाल्मिटिक एसिड्स के लिए लिखना है, पाल्मिटिक एसिड के लिए, तो उसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो वो होगा कुछ, अगर इसका अगर चेन एक बनाए तो देखिए ये होगा C15 H31। ठीक है, ये एक लॉन्ग चेन हो गया कार्बन का, और ये किसका है, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर देखिए ONA। ठीक है, अगर इसको आप कंबाइन करें इस फॉर्मूले को तो क्या हो सकता है, C15
H31 और ये COONA। होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है सोप को ऐसे आप डिफाइन करते हैं और होप कि आपको ये बात समझ में भी आ गया होगा। अब ये रटाना नहीं है, ये नहीं कि आप इस चीज को आप क्लियरली, पहले यहाँ रिएक्शंस के थ्रू आप समझ जाएंगे तो डेफिनेशन लिखना आसान हो जाएगा आपको। क्लियर कि सर इट इज अ सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सोप का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सोप्स का जो एग्जाम्पल है वो है आपका सोडियम एस्ट्रेट, अभी हमने लिखा हुआ है यहाँ, देख सकते हैं आप। क्लियर, सोडियम पाल्मिटेट, ये भी आपको एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सर एक जो सोप्स जो होते हैं ये अभी आपको बताए थे कि ये एक फैटी एसिड्स का देखिए लॉन्ग चेन है, किसका, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये वो, अब एक अलग से मैं आपको एक चीज बता दूं कि सर अगर जैसे 3 फैटी एसिड्स लिखने के लिए आता है कि सर आप 3 फैटी एसिड्स बताएं जिसके हेल्प से आप सोप का फॉर्मेशन करते हैं, सोप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो वो 3 टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन आता है तो जैसे आप क्या लिख सकते हैं कि सर एस्टरिक एसिड, क्लियर, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ये वो फैटी एसिड्स हैं जिससे आप क्या करते हैं, सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सोप्स बनाया जाता है। क्लियर, तो अब आप देखें यहां तो होता क्या है, बेसिकली ये वही है फैट्स और ऑयल्स जो आपको ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि सर अ सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स लाइक कस्टर्ड ऑयल है, पाम ऑयल है, ओलिव ऑयल है, ये आप लिख सकते हैं विद एक वाटर सॉल्युबल बेस होगा जो कॉस्टिक सोडा के प्रेजेंस में, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, इसलिए लिखा हुआ है कि सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट्स या वेजिटेबल ऑयल्स, ओके, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड यह बात याद रखिएगा कि एक टॉपिक आता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन से, जिस मेथड से हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं, सोप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। यानी कि इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को जो सोप बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। ये आता है क्वेश्चन, ये 1 मार्क में ही पूछता है। क्लियर, तो आप देख सकते हैं लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल विद अल्कली, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। लेकिन आपको रिएक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि यहां पे आपको क्या करना है, आपको होप कि ये पोर्शन समझ में आ गया होगा, प्रिपरेशन ऑफ सोप यानी कि जिसको सपोनिफिकेशन कहते हैं। तो सर आपको क्या करना है कि इसमें आपको सोप कैसे करना है, आपको हीट करना है, किसको, ये एनिमल फैट को या आपको वेजिटेबल ऑयल्स को, किसके प्रेजेंस में, सर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। बेसिकली ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब देखिए तो होता क्या है कि अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो सोप मैंने आपको लिख रखा है यहाँ ऑलरेडी, या आपने जो ऑयल ले रखा है, यहाँ आपको एक लॉन्ग चेन लेना है। लॉन्ग चेन मैंने आपको पहले भी ये समझा रखा था कि सर ये क्या होगा, लॉन्ग चेन बनेगा इसका। लॉन्ग चेन याद रखिएगा, जितना बड़ा ये चेन होगा, जितना बड़ा इसका कार्बन का चेन होगा, वो उतना ही अच्छा सोप होगा। मार्केट में इस वजह से डिफरेंट जो है सोप्स मिलते हैं, अलग अलग रेट के मिलते हैं, बहुत सस्ता भी है, कुछ बहुत कॉस्टली हैं सोप्स। वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है ये वही कार्बन का कितना बड़ा चेन से ये इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, जिसको हम बोलते हैं TFM। अभी हम बात करेंगे उस पर, ठीक है, लॉन्ग चेन पे, उसको बोलते हैं हम TFM कहते हैं, इसको बोलते हैं टोटल फैटी मैटर्स। हम इस पे भी बात करेंगे। क्लियर है, तो ये डिसाइड करेगा कि ये सोप कितना जो है ये अच्छा है, या कौन सा सोप आपके लिए यूज्ड है, क्योंकि बहुत सारे सोप्स हैं। ये TFM की वैल्यू ही बताएगा आपको कि सर कौन सा सोप आपके जो स्किन के लिए अच्छा है। ठीक है, कौन से सोप्स ऐसे भी हैं जो एनिमल्स के लिए बनते हैं, ये जानवरों को यूज करने के लिए सोप्स बनते हैं, और उसको ग्रेडिंग किया गया है।
ठीक है। तो आपको ये सोप्स की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो ये चीजें हैं जो आपको यूज करना है। तो अब क्या है यहाँ ये कैसे मैटर करेगा मैं आपको बताता हूँ ये चीज, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लेना, मैं आपसे पहले बता दिया कि सर जितना बड़ा आप चेन लेंगे, जितना बड़ा आपको चेन लेंगे उतना ही बेस्ट आपका सोप बनेगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पर अगर देखें, आप रिएक्शन के थ्रू अगर समझें तो एक चीज देखिए, आपके पास एक ऑलरेडी वो फैट या ऑयल है, आपने बता रखा था। ये देखिए ये वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, लाइक चलिए यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं, जैसे स्टोरिक एसिड है, ठीक है। ये आपने क्या किया हुआ है, आपने एक कोई सा भी यहां से आप देखिए C17 है, H35, ठीक है, COO, क्लियर। और आपने बताया था कि सोडियम का आपको क्या करना है, एक सोप लेना है, ठीक है। तो अब देखिए ये इतने बड़े जो चेन है आपको दिख रहा होगा C17 H35OO, ठीक है। तो ये जो होगा ग्रुप यहाँ देखिएगा CH2 है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है कि सर ये देखिए ये C17 H35 COO, ये इसके साथ एक और आपने चेन ऐड कर दिया CH के साथ। फिर आपने क्या किया, इसके साथ एक और आपने चेन ऐड कर दिया यही वाले फॉर्मूले के साथ C17 H35 COO। क्लियर है। अब देखिए क्यों, ताकि ये इसको देखिए, एक ये भी चेन आप ले सकते थे लेकिन आप सीधा लिखें अगर तो ये चेन क्या होगा, देखिए यहां से एक बॉन्ड कनेक्टेड है इसीलिए एक हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये क्यों लिया गया है, एक लंबा चेन लिया गया है कार्बन का। होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर बहुत बड़ा एक लंबा सा चेन लिया गया है। मैं आपसे बता दिया जितना बड़ा कार्बन का चेन होगा इस साइड जितना बड़ा चेन बनेगा वो उतना ही अच्छा सोप बनेगा। होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो अब देखिए आपको क्या लेना है इसके साथ, सर हमें क्या लेना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH आपको ले लेना है और हीट करना है इसको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, ये क्यों लिया गया है। ये आपने क्या ले लिया, एक फैटी एसिड्स ले लिया और इसको आपने क्या किया, वही आपने मैंने बताया था आपको, ये आपने क्या करना, एक बड़ा सा चेन, देखिए कितना बड़ा चेन है ये, है ना। क्लियर। देख रहे हैं आप इसको, ये अलग अलग इसमें 3 चेन एक साथ इसमें कनेक्ट कर दिया गया है। और इतने बड़े कार्बन चेन को किसके साथ रिएक्शन कराया गया सर, ये आपका कॉस्टिक सोडा के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपने हीट करना है। तो ये क्या बनेगा, एक सोप का फॉर्मेशन करेगा, किसका, और ये करेगा C17 H35 COONA। ये वो सोप है जिसका नाम है सोडियम स्टीरेट, सोडियम। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये आपका एक सोप है, ये सोप का फॉर्मेशन करेगा, प्लस ये ग्लाइसेरॉल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ये ग्लाइसेरॉल का फॉर्मेशन करेगा। ये सब प्रोडक्ट है, ठीक है। हमारा ये सोप का फॉर्मेशन करना था मेन। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा सोप से रिलेटेड कि सर ये जो सोप है यहां आपको एक लॉन्ग चेन लेना है कार्बन का। इसका पर्पस आपको समझ में आ गया कि सर बहुत बड़े लंबा चेन आपको लेना था कार्बन का, ठीक है ना। इसलिए इसको 3 टाइम्स, इसको जो है ट्राइग्लिसरॉल लिया गया है, यानी कि 3 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया गया है चेन को। बोला हूं ना, ये वही एक मैटर, ये वाला जो है जितना बड़ा चेन बनेगा उतना उसका परफेक्ट TFM जितनी ज्यादा होगी, सोप की क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। सोप की क्वालिटी डिपेंड करेगा इस TFM के वैल्यू पे, ठीक है। तो अगर यहां पे है स्पेस, तो अब मैं आपको बताता हूं ये क्या दे रखा है TFM के बारे में। क्लियर, यहां पे भी हम समझ सकते हैं, और अगर होप कि ये बात समझ में आ गया हो तो अब हम यहां पे भी हम लिख दे रहे हैं, इसको TFM को समझा देते हैं यहां, फिर इसको हम बता देंगे आपको। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आप स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो TFM है, टोटल फैटी मैटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये जनरली 3 जो है ग्रेड के सोप्स मिलते हैं मार्केट में। कितने ग्रेड के, 3 ग्रेड्स के। तो अगर हम बात करें ग्रेड 1, क्लियर, ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है कि जनरली इसके अंदर जो मिनिमम जो होगा, मिनिमम कम से कम जो आपका इसमें TFM होना चाहिए, ओके, टोटल फैटी मैटर्स होना चाहिए, वो होना चाहिए 76% का TFM होना चाहिए मिनिमम इस सोप्स के अंदर। क्लियर है, समझ में आया आपको। उसी तरह से अगर आप बात करें ग्रेड 2 का,
तो ग्रेड 2 के अंदर जो होगा वहां पे अगर हम बात करें तो सर यहां मिनिमम जो है टोटल फैटी मैटर्स TFM की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होना चाहिए 70% का मिनिमम, इतना तो चाहिए ही। क्लियर। और अगर हम बात करें यहां ग्रेड 3 का, वहां पे आपको जो है मिनिमम चाहिए मिनिमम, ठीक है, 60%। होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट समझ में आता जाए, आप लोग कमेंट भी करते चले जाएं, ठीक है। तो अब देखिए यहां जो TFM की वैल्यू कैसे मैटर करेगा आप समझ लीजिए। यहां ये वही चेन है, ये वही कार्बन के बड़े जो चेन, इस पे जो है डिपेंड करेगा कितना अच्छा क्वालिटी का ये सोप है, ठीक है। तो अब आप इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक। ये 3 ग्रेड के अंदर सोप्स को जनरली इसमें बांटा गया है। अब आप सोचिएगा कि सर ये तो अब बहुत सारे सोप्स हैं मार्केट में, इतने सारे सोप हैं, अब इन सारे सोप्स को क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, यही वो चीज़ है जिसमें आपको डिवाइड करना है, और वो होगा हमारा कि 3 ग्रेड्स के अंदर जनरली एक बात याद रखें कि सर ये जो ग्रेड 2 और 3 हैं ये जनरली एनिमल्स के सोप्स होते हैं, ये जानवर के लिए ये सोप्स को बनाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं TFM वैल्यू से कि कहीं आप किस ग्रेड का आप सोप यूज़ करते हैं। और हम इसमें देखते हैं तो ग्रेड 1 में सबसे जो टॉप पे है, अगर TFM की बात करें, TFM में सबसे जो टॉप पे है, जो TFM की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो है एक सोप है 80%, ठीक है। और उस सोप का नाम है मैसूर सैंडल सोप। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर। ये है आपका मैसूर सैंडल सोप जिसके अंदर TFM जो वैल्यू है वो 80% है। ये सबसे जो है अच्छी क्वालिटी का, सबसे बढ़िया क्वालिटी का ये सोप है, A ग्रेड का सोप है ये, ठीक है। अब देखिए A ग्रेड का सोप है, इसके अंदर आप TFM वैल्यू मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूं, तो ये सोप्स के अंदर आप ये बैक साइड उसके मेंशन रहता है कितना TFM वैल्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां कि सर ये A ग्रेड का सोप में आता है ये मैसूर सैंडल सोप, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां तो आप देख सकते हैं हमारे पास है, तो ये आप देख सकते हैं ये है वो मैसूर सैंडल सोप। क्लियर। तो अभी हम इसकी बात करें अगर TFM वैल्यू का, ये है हमारा इसका अंदर का सोप, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ और डिटेलिंग बता देता हूं वैसे। और ये है हमारा जो है ऐसा कुछ सोप है ये, ठीक, दिख रहा होगा, होप कि सबको विजिबल होगा, क्लियर, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ की अगर हम बात करें इस सोप की, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो TFM है वो सामने क्लियर मेंशन है नीचे की तरफ कि सर TFM जो है 80% है। क्लियर। तो TFM 80% का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा क्वालिटी का ये सोप है। ये हम सोप्स को सिर्फ स्मेल कर लें या उसके एडवर्टीजमेंट कितना ज़्यादा आ रहा है उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं, हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्किन्स को सबसे ज़्यादा जो है रेशेस जो आ जाते हैं स्किन्स के अंदर, बहुत सारे यूज़ करते करते उसके अंदर पूरा स्क्रैचेज आ जाते हैं, ये सब बेकार है सोप्स। इसलिए तो ये मुझे ऐसा कुछ इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आपको बता रहा हूँ ये सोप जो है। अगर इसके बारे में कुछ और चीज़ें मैं थोड़ा सा एडिशनल आपको बता दूँ कि ये जो है 1916 आपको 1916 में जो है इस सोप का स्टार्टिंग हुआ था, वो भी कहाँ, तो ये कर्नाटका के अंदर। ये कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट जो है, सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, ये कर्नाटका गवर्नमेंट इसको चलाती है। क्लियर है। तो ये जो है आपका सोप बना था ये, ठीक है। और ये जो सोप के अंदर की अगर तो ये अगर इसका 2006 के अंदर 2006 में MS धोनी जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। समझ में आया। बहुत इसके रेवेन्यू है। अभी जो अगर बात करें ये सोप्स कम से कम इस टाइम भाई अभी का मार्च 2022 की अगर बात करें तो अप्रॉक्स ये 11,000 के आसपास 11,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है अभी। तो खैर, और इसके अंदर प्योर जो है ये आप जो सैंडलवुड जो अपने चंदन का जो वुड होता है ना, उसका जो है प्योर जो 100% इसमें GI टैग लगा है कि दुनिया में कोई भी इस नाम से सोप नहीं बना सकता है।
जीआई टैग के साथ है। खैर अगर हम बात करें यहाँ तो ये इस सोप के से रिलेटेड बातें नहीं है, वैसे हमें इसको एक्स्ट्रा और चीज़ें हम आपको बता दें जल्दी से। तो ये चीज़ें थी जो सोप्स के बारे में आपको बता दूँ, ये सबसे टॉप का, इसीलिए मैं आपको बता दी, सोप्स भी लेकर आ गया। और बाकी इसके बारे में भी आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का है। और यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ मैं इसका तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर इसके अंदर ही अगर बात करें, अगर ए ग्रेड के अंदर ही, तो ए ग्रेड के ही अंदर जो सोप्स हैं वो आते हैं, जैसे सेकंड अगर हम बात करें ए ग्रेड में, तो सर सेकंड सिंथॉल है। कौन सा है ये? सिंथॉल का रैंक है, ठीक है, लगभग 79%। बोले क्लियर? तो इसके अंदर जो है ये सिंथॉल, जो ये कौन बनाता है? ये गोदरेज बनाती है। जो गोदरेज है, गोदरेज का इवन जो है उसका भी सोप आता है, ठीक है। तो जो गोदरेज है ना, लाइक चलिए मैं आपको इसका भी दिखा दूं। ये गोदरेज जो है, गोदरेज नंबर 1, ये जो है ये भी ए ग्रेड का, ये जो है फर्स्ट ए ग्रेड में आता है, ये ए ग्रेड के अंदर आएगा ये गोदरेज का भी। क्लियर है? और ये वही कंपनी, यही गोदरेज बनाती है सिंथॉल को भी, ठीक है। तो ये जो है आपको मैं बता दूं, इसके अंदर अगर आप ए ग्रेड की और अगर बात करें तो जॉनसन बेबी का जो आपने नाम सुना होगा, जॉनसन बेबीज का जो आता है सोप्स, ये सब में भी जो है क्या है, ये 78% है इसमें। यार लिखने के लिए तो खैर मैं इसको प्रॉपर वे में और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि सर ये जो है सिंथॉल है या जॉनसन बेबी है, या ये जो है मेरे हाथ में जो है अभी ये गोदरेज नंबर 1 है, ये भी ए ग्रेड का है। ये जो है गोदरेज नंबर 1 जो है, ये भी अगर बात करें तो ये लगभग 76% के आसपास रहता है। यहाँ फैट सिंथॉल हो गया 3, ये हो गया। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ये सबसे अच्छा जो है आपको मैसूर सैंडल सोप है। क्लियर? और अगर बात करें यहाँ तो इसी फर्स्ट रैंक के अंदर ही सिंथॉल का नंबर आता है। देख सकते हैं आप सोप्स के अंदर आप इस चीज़ को समझें कि सर ये जो TFM वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये सोप कितने अच्छी क्वालिटी का सोप है और ये स्किन के लिए कौन सा अच्छा है। आप बोलेंगे कि सर अभी तो कुछ बता ही नहीं जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक लक्स है, अभी लाइफ बॉय है, ये तब किधर है सर, ये है कि नहीं? तो नहीं भाई, ये इधर के नहीं है, इधर TFM में ये कहीं भी इधर लाई नहीं करते हैं ये। अब अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सर वो ग्रेड 2 और 3 के हैं। और मैं पहले ही बता दिया कि ग्रेड 2 और 3 के जो सोप्स हैं वो एनिमल सोप्स हैं। क्लियर? एक और चीज़ मैं बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है इन्हीं सारे सोप्स के ऊपर क्या लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है कि सर यहाँ टॉयलेट सोप, ऐसा कुछ लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये बेस्ट क्वालिटी का सोप आप कह रहे हैं, बगल में लिखा है टॉयलेट सोप। तो ये टॉयलेट मीन्स का मतलब सिर्फ आप टॉयलेट नहीं समझे, उससे रिलेट नहीं करें आप। टॉयलेट की और भी मीनिंग है जो इसके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर भी आप मीनिंग इसको देख सकते हैं आप। तो वहाँ जो मीनिंग्स होते हैं वो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए आता है, क्लीनिंग के लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए। कुछ चीज़ों के जो हम तैयार होते हैं और जो ब्यूटिफिकेशन होता है किसी चीज़ के लिए ना, तो उसके टर्म में भी इसको यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ से आप सफाई करते हैं, हम किसी चीज़ को अच्छे से इसको सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो इन सारे टर्म्स के लिए भी यूज़ होता है। तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर इस पर टॉयलेट शॉप, टॉयलेट मीन्स ये नहीं समझेगा टॉयलेट के बाद का यूज है, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग के आप समझें आप। क्लियर? तो होप कि आपको ये ग्रेड का सोप भी समझ में आ गया होगा। ये सैंडल सोप की अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग का, अभी तो बार बार अभी दिल कर रहा है इसके बारे में बात करें, इतनी चीज़ें तो आपको बता दिया। 1916 से चल रहा है, 1916 से। और यहाँ ये जो है ना, क्या इसके रॉ जो है, रॉ, तो ये आपको बताया था लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। तो उसको जो है ना, उसको बोलते हैं सोप नूडल्स, ठीक है ना। सोप नूडल्स जो है वो बनाती है। सोप नूडल्स मैं आपको बता दूं, ये आपका अडानी साहब ही बनाते हैं, अडानी विल्मर लिमिटेड बनाती है सोप नूडल्स को। और ये वही सोप नूडल्स हैं जिसके अंदर आप क्या करते हैं, फर्दर जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। चाहे उसके अंदर आप जैसे चंदन की आपने ऑयल, प्योर ऑयल उसके अंदर यूज होता है, परफ्यूम्स को यूज करते हैं, कलर को यूज किया जाता है, ताकि ये कलर भी ऐसे बन गया आपको दूसरे तरीका का। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। और ये जो है आपको मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये जो है अडानी विल्मर लिमिटेड LTD लिख दे रहा हूं मैं। तो ये बनाती है रॉ, जिसको हम सोप नूडल्स कहते हैं।
और इसके बारे में होप कि आपको समझ में आ गया होगा। खैर इसको टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं अभी, और अभी हम आते हैं अपने ग्रेड 2 वाले सोप्स में। तो फर्स्ट में समझ में आ गया कि सर ये फर्स्ट में सबसे ऊपर जो है रैंक में ये है आपका जो है जिसका नाम है मैसूर सैंडल सोप। क्लियर है, जिसके अंदर जो टीएफएम वैल्यू है वो है 80% टीएफएम ये कंसिस्ट करता है। इसका मतलब बेस्ट सोप है ये स्किन के लिए। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो सर यहां सिंथॉल का नंबर आएगा। ये वही सिंथॉल है जिसको गोदरेज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, गोदरेज बनाती है इसको। ठीक है, जॉनसन बेबी है, ये थर्ड रैंक ए ग्रेड का सोप है ये। अगर बात करें गोदरेज नंबर 1 जो सोप्स हैं, ये गोदरेज वाले जो आते हैं इसमें 2-3 टाइप का आता है। गोदरेज का फेयरनेस क्रीम के भी नाम से आता है, वो सब फर्स्ट ए जो है ग्रेड ए के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ सेकेंड ग्रेड में। तो सर यहाँ पे 70% तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब 70 वाले में अगर बात करूं मैं तो देखिए कि मैक्सिमम, जैसे अगर ये 70 वाले में मैं अगर कहीं इसको मेंशन करूं, अगर जगह हो तो मैं, ठीक है मैं इधर ही लिख देता हूं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ ग्रेड 2 की बात करें अगर सेकेंड वाले ग्रेड के अंदर, तो इसमें कितना होना चाहिए मिनिमम जो है 70% का टीएफएम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, 70%। जैसे इसके अंदर आ सकता है आपका डिटॉल। ठीक है, ये सब दूसरे में आते हैं। तो डिटॉल के अंदर आप टीएफएम वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो कभी कभी डिटॉल में आपको मेंशन होगा कि सर कभी ये क्या है 60%, कभी 70%। ये आप अलग अलग आप देख सकते हैं इसके अंदर भी टीएफएम जो है। लेकिन जनरली अगर आप बात करें एवरेज, तो ये जो आता है अंदर का 70% का टीएफएम वैल्यू होता है सोप्स के अंदर। क्लियर, सोप की बात समझ में आ गया आपको। और ये डिटोल भी जो है ये भी इधर का सोप है, बी ग्रेड का। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम और ऐड करते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए आपने वीवेल का नाम सुना होगा। ठीक है, ये जो है इसके अंदर ये भी आपका कौन सा है, आपने मार्गो का नाम सुना होगा, आपने लक्स जो है अपना ये फेवरेट वाला, ये सब इधर के बी ग्रेड वाले हैं। दो ये ग्रेड 2 वाले हैं सब सोप्स, जिसकी टीएफएम वैल्यू अप्रोक्स जो है 70। आप देखते जाइएगा ये लगभग ये जो लाई करते हैं ये एकदम आकर यहाँ पे लगभग ये 72% के आसपास हैं। मतलब ये सब 70 के लगभग उसी के ही अंडर में आते हैं। ये लगभग आप 70, इसका थोड़ा सा कम है। इसमें भी अलग अलग टाइप का है। अगर हम लक्स की भी बात करें, सामने आप देख सकते हैं कि हमारे पास टीएफएम वैल्यू यहाँ सामने है, इसको ही मैं मेंशन करूंगा। इस पे 65% लिखा हुआ है, इस पे लिखा है लक्स का 65% का टीएफएम। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जिसपे 70 भी मेंशन होगा या 60 होगा मिनिमम से भी। तो ये अलग अलग, लेकिन ये आता है ग्रेड 2 में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेकेंड ग्रेड वाले हैं सब। ठीक, तो यहां से आपको टीएफएम जो है आपको देख लेना है। होप कि आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि सर ये जितने भी वैल्यू हैं ये टोटल फैटी मैटर्स, ये कार्बन चेन को जो मैंने आपको बताया था कि सर ये जितना बड़ा चेन बनेगा कार्बन का ये उतना ही बेस्ट क्वालिटी का सोप होगा। इसलिए सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग में देखिए हमने C17H35 COOCH2 को क्या किया गया, इतना बड़ा चेन बना दिया गया है। अगेन देखिए इस कार्बन चेन को साथ फिर से अटैच किया गया है, फिर इतना ही कार्बन। तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है यहाँ लिख पाना इतने बड़ा चेन को, तो हमने ऐसे आपको लिख दिया है। और इसको आप इजी वे में इसको ऐसे समझते हैं कि चलो भाई हमने क्या किया है, ये कार्बन का ऐसे चेन बना दिया है, क्लियर, और हमने ऐसे Na+ लिख दिया है। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा टेल और ये हो गया हमारा हेड। ठीक है कि नहीं, तो यही पोर्शन को ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये सिर्फ देखने का मैं आपको बता दिया। तो इतने बड़े चेन होते हैं, यही डिसाइड करते हैं ये टीएफएम वैल्यू। क्लियर, तो मैं जल्दी से आपको बता दूं ये ग्रेड 3 वाला भी आप देख सकते हैं। इसको ग्रेड 3 में आता है, जैसे क्या ही इसका नाम लिया जाए, ये है हमारे पास लाइफ बॉय। ये बात समझिए, ये इधर सबसे ग्रेड 3 में होते हैं और इसमें टीएफएम वैल्यू होता है 60% सिर्फ, यानी कि जितना मिनिमम चाहिए। मिनिमम जो है यहाँ जो है टीएफएम जो है इसमें ये मेंशन है भी, और ये 60% रहता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमाम है, ये सब जो सोप्स हैं। एक और है इसके अंदर मेडिमिक्स, आपने नाम सुना होगा मेडिमिक्स का,
हम इसी में ही ऐड कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना ये। चलिए, ये सब जो है ये कौन से, थर्ड ग्रेड वाले हैं। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ पूछना होगा तो आप हमें बता सकते हैं, कुछ भी। क्लियर, समझ में आ रहे हैं यहाँ तक टॉपिक्स? तो अभी हम सोप से अब जल्दी से हम अपने आगे पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। टीएफएम के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें की थी ताकि हम आपको समझा सकें सोप्स को सामने रख के, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि सर यहाँ जो है सोप्स का ग्रेडिंग भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम आते हैं अपने टॉपिक पे, तो वो है हमारा सोप्स के अंदर। होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये स्ट्रक्चर भी समझ लें, चूंकि अभी मैंने आपको ये बताया भी था। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है। मैं स्टूडेंट्स अभी आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और चलिए इधर देखिए दे रखा है, यहाँ थोड़ा सा आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। इसको अगर आपने क्लियरली समझ गए तो होप कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अभी आगे के जितने जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो क्लीनिंग एक्शन के अंदर का, आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये इस टॉपिक को अगर आप समझ लिए तो। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, अभी ही मैंने आपको बताया था कि सर ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये अभी आपको बताया ये, और इसी बात को अब हम रिपीट करते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। क्लियर, अब चलिए देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ऐसे भी समझ लीजिए भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो सोप्स होंगे सर, सोप्स का जो आयोनिक पार्ट होगा, सोप का आयोनिक पार्ट जो सोप का होगा वो क्या होगा, एक लॉन्ग चेन होगा, सोडियम और पोटेशियम का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी मैंने आपको समझा दिया कि सर ये अगर कार्बन डबल बॉन्ड एंड O और H जो होता है, इस H को रिप्लेस करके क्या बना देगा, सोडियम ला देगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा, यहाँ बात समझ में आ गई है। ठीक है, और ये क्या होगा, एक लॉन्ग चेन बनेगा। तो इस लॉन्ग चेन को C17 या C15 नहीं लेके हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक लंबा चेन बना देंगे। ले भाई ऐसे ऐसे, ये कार्बन का चेन है, थोड़ा और आप बहुत अच्छे वे में बनाएंगे। ये बात आपको समझ में आया? तो यानी कि हम इसको कार्बन कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि ये कार्बन 2 हो गया, इधर कार्बन, ये सब कार्बन है ना। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि सर ये जो है ना, सोप मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होंगे जो अलग, एक वाटर से इंटरेक्ट डिफरेंटली विद वाटर, अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट होंगे। अब मैं बताता हूं आपको ये क्यों लिखा गया है। 1 पार्ट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, नॉन पोलर को भी बार बार लिखता है, बुक्स लिखता है पोलर नॉन पोलर, तो एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए, एकदम आसान भाषा में हर चीज को मैं एकदम बिल्कुल आपको इजीली समझा दूंगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस चीज में, एक स्ट्रक्चर में सब बात समझ जाएंगे आप। ठीक है, एंड लिखा है एंड अदर बिलोंग्स टू द COONA ग्रुप, यानी कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप, एंड बस इसको ऐसे मेंशन किया गया। अब हम सारी बातों को यहां आपको समझा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है क्या ये आपको समझ में आ गया कि सर ये एक लॉन्ग चेन वाला पोर्शन था। ठीक है, और ये जो पोर्शन है हमारा, यह इसका आयोनिक ग्रुप है, जिसको हम COONA बोल सकते हैं इसको। देखिए आप सीधे स्ट्रक्चर से इसको मैच करिए, बात समझ में आ गई, बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए इसका 2 पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक जो है लॉन्ग चेन वाला पार्ट है। क्लियर, अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि सर इसमें आयोनिक पार्ट कौन सा है, आयंस वाला पार्ट कौन सा है। तो सर आयंस वाला जो पार्ट दिख रहा है वो तो ये वाला दिख रहा है, ये टेल है, ये हेड है, ये हेड वाला जो पार्ट दिख रहा है ये इसका आयोनिक पार्ट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, जब इसका ये आयोनिक पार्ट है ना, तो ये बात समझ लीजिएगा कि सर आयंस यहाँ है, ये है, तो ये वाले जो होंगे ये पोलर पार्ट होंगे। ये कौन से पार्ट होगा, पोलर पार्ट। बस ये आप याद रखिए, क्या होंगे, ये आयंस वाले पार्ट पोलर पार्ट होंगे। और जो ये लॉन्ग चेन वाला जो चल रहा है, ये वाला जो पार्ट चल रहा है, इट इज नॉन पोलर। अब बताता हूं, अब देखिए इसकी कहानी। अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इस बात को समझिए। होगा क्या कि भाई केमिस्ट्री का एक बड़ी अच्छा एक आपको सिद्धांत बता दूं, एक फ्रेज बता दूं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि सर ये जब पोलर है, ये पोलर को डिसॉल्व कर देगा, मतलब इसी को लेकर ले डूबेगा। पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अगर ये बात अगर आपने समझ गए तो आप ये सारा कहानी इसकी समझ जाएंगे। 2 पार्ट मैंने बताया था, एक आयंस, ये आयंस जो कंसिस्ट करता है, ये आयंस वाला पार्ट है, ये वाला लॉन्ग चेन है जो टेल है, ये लंबा वाला है जिसके अंदर कोई आयंस प्रेजेंट नहीं, सिर्फ कार्बन का नंबर है, कार्बन हाइड्रोजन से लगा हुआ है। तो जो आयंस वाला पार्ट है वो पोलर पार्ट है। अब आप देखिएगा दिस इज द, इसका नॉन पोलर है।
क्लियर। अब देखिए वाटर के बारे में एक टॉपिक आता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, इसको भी समझ लेते हैं। यहीं पे लिखा है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर अट्रैक्टिंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया जो वाटर से दूर जाए, वाटर रिपेलिंग। बहुत से लोग होते हैं ना जो पानी से डरते हैं, हाइड्रोफोबिया जिनको होता है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब हाइड्रोफोबिक, पानी से डरता है वो, ठीक है। और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ये पानी को अट्रैक्ट करेगा। अब आप इधर से देखिए, ये H2O का मतलब क्या है, ये H2O का जो आयन है, ये जब आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो सकते हैं, ये H प्लस और O2 निगेटिव में, तो ये आयंस वाला पार्ट ये पोलर में चला जाएगा, इसीलिए पोलर पोलर को डिसॉल्व कर देगा और नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। इसीलिए क्या होते हैं कि सर ये जो पार्ट है पोलर जिसको आप कह रहे हैं, ये जो पार्ट आप कह रहे हैं, जो हेड है इसका, जो मुंडी है, ये जो मुंडी है ना, ये पोलर पार्ट है, और ये वाटर का अट्रैक्टिंग पार्ट है। यानी कि सर ये जो हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट है वो यही वाला पार्ट है। इसलिए देखिए लिखा है बिलोंग्स टू द CONA ग्रुप हाइड्रोफिलिक। अब समझ में आया कि ये वाला ग्रुप ये समझ में आया हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, ठीक। इसका अपोजिट आ जाइए इधर। अब कार्बन का जो लंबा चेन चल रहा है, जो उसका पूंछ है, पूंछ वाला पार्ट है भाई, वो नॉन पोलर है, आयोनिक पार्ट नहीं है, वो आयंस उधर कंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये खाली कार्बन का नंबर है, ये सिर्फ कार्बन का नंबर बढ़ते चला जाएगा ये, ठीक है। ये वो टॉपिक है। अब आप समझिए, जब हम कपड़े को धुलाई करेंगे, वॉशिंग पर्पस के लिए जब यूज करते हैं, तो क्या करते हैं उसके अंदर, सर हमारा जितना जो डस्ट है, जो ऑयली अगर चीज अगर कपड़े में लगा हुआ है, उसको सफाई करना है, क्लियर। तो ये क्या करेगा, यही ये दोनों काम करेंगे ये लोग, एक वाटर होगा और एक ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। ऐसे अगर आप पानी के अंदर, हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप पानी ले किसी ग्लास में, आप डाल दें उसके अंदर कुछ, आप उसमें तेल डालें, ऑयल डाल दें, क्या होगा, ऑयल उसकी चुपचाप उसके सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ऑयल उसके सरफेस पे आ जाएगा, मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप फिर क्या करें, डिटर्जेंट्स लाएं और डिटर्जेंट उसके अंदर डाल दें, आप देखिएगा वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा यही है, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो समझ में आया, ये क्या करेंगे, ये यही तो काम है इनका, ये दोनों पार्ट का, पोलर और नॉन पोलर पार्ट का, ये वही करेंगे। पोलर पार्ट लेकर इसको डूब जाएगा, वाटर अट्रैक्टिंग होगा, और ये नॉन पोलर पार्ट क्या होगा, जो कार्बन का चेन है, ये वही तो है जो एसिड्स है, फैटी एसिड्स का जो लंबा चेन बना है कार्बन का। इसका मतलब है कि ऑयल वाला पोर्शन ये है, ये ऑयल वाले हैं, ऑयल या डॉट, बात समझ में आई। ये पोर्शन इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, वाटर वाला पोर्शन उधर अट्रैक्ट हो जाता है, और ये दोनों मिलकर सफाई का काम आरंभ कर देते हैं बढ़िया से। बात समझ में आई। तो ये अब आपको होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि सर ये जो पोर्शन है, इसमें एक एक बात क्लियर हो गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सोप का स्ट्रक्चर, मिसल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी आपको अब इसके बारे में भी बता दें, और ये भी यहां पे भी आप समझ लीजिए हल्का फुल्का इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 है ये, पेज नंबर 78। एक एक पोर्शन में आपको बताता जाता हूं कि एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 78 के ऊपर 78 क्वेश्चन नंबर 8 ये है मिसल फॉर्मेशन का क्वेश्चन, ठीक है। इतना अच्छे से आप क्लियर करिए, एक एक पॉइंट आप पढ़ते चले जाएं, एक एक चीज को आप क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। यहां एनसीईआरटी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टोटल दे रखा है। 15वां क्वेश्चन है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, आएगा ये बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स में, तो उसको भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा इस स्ट्रक्चर से कि सर ये जो स्ट्रक्चर है, इधर वाला जो पार्ट है आपको समझ में आ गया, ये हेड है, ये टेल वाला पार्ट है, इधर क्या है सर, ये आयंस वाला पार्ट है, आयंस इसलिए पोलर पार्ट है, और ये पोलर पार्ट है तो वाटर अट्रैक्टिंग होगा, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक होगा। और ये वाला जो पार्ट है ना सर, ये वाला टेल वाला, ये क्या होगा, ये होगा आपका वाटर रिपेलिंग पार्ट, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या होगा ये, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होगा। तो पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व कर देगा। इसका मतलब है कि सर लिखने में सब आसान हो जाएगा आपको कि सर जो पोलर पार्ट है, पोलर हेड वाला पार्ट है, वाटर अट्रैक्टिंग, टेल वाला पार्ट नॉन पोलर है, और वो ऑयल या डर्ट को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसी का ही लंबा चेन बनेगा, वही ऑयल्स के, फैटी एसिड्स के, है कि नहीं।
तो यहां से आपको बात समझ में आ गई। ये जो जो बातें यहां लिखी गई है आपको समझ में आ गया। मैं आपको बता दिया कि अगर एंट्रेंस के बच्चे, अगर एंट्रेंस का कोई बच्चा हो जो कंसेप्टम से स्टडी कर रहा होगा, वो भी उसका भी मैं रेफरेंस दे दूं बुक्स का। आप किसी भी बुक्स का रेफरेंस ले लो यार, मैं क्या ही बताऊं। अगर ये सारे टॉपिक्स कहां लिखे गए हैं तो कंसेप्टम लिख रखा है। चलो इसी पेज के ऊपर कंसेप्टम का भी रेफरेंस दे रहा हूं, पेज नंबर 428 429, ये 2 पेज के ऊपर इसको लिखा गया है। यार एक एक बात आप समझ लेना, वहां पे क्या लिखा है यहां से आप समझ जाएंगे। वहां पे सोडियम एस्टोरेट, सोडियम पाल्मिटेट को भी लिख रखा है, ये बात, ये दोनों वहां लिखा है पेज नंबर 428 के ऊपर। ये दोनों समझ लेना कि ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन चेन क्यों बोला गया, रटने की जरूरत नहीं है कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड को ही, यही कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इसके अंदर क्या करना है, सोडियम का एक चेन बना देना या पोटेशियम का चेन बना देना के साथ, यहां कार्बन 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 का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कार्बन कितना है यहां, तो सर C15 भी हो सकता है, H31 हो सकता है ये, या C17 हो सकता है, H35 हो सकता है यहां सर, और ये पार्ट इधर हो जाएगा। तो कहां रटना है इसमें, फॉर्मूला लिखना आसान है, COONA, तो ये फॉर्मूले के साथ क्या ऐड हो जाएगा, COONA। अगर पोटेशियम अगर एस्टोरेट का फॉर्मूला होता तो यहां पे COOK हो जाता, पोटेशियम के लिए COOK। कितना आसान है यहां पे लिखना इस चीज को, क्लियर है, एक एक बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तो होप कि आपको सारी बातें यहां समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा यहां पे आ जाते हैं, ये वाला धुलाई वाले कार्यक्रम पे। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी ने डायग्राम बना रखा है बेचारा, यहाँ पे दे रखे हैं क्लीनिंग एक्शन को, और क्लीनिंग एक्शन को इसलिए दे रखा है कि भाई इसने ये अगर कहिए तो इस बुक का, इसका भी रेफरेंस दे देता हूं मैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये है पेज नंबर 78 पे। आप एनसीईआरटी का बुक सामने होगा तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन अब सो रखा है, ये धुलाई का कार्यक्रम भी दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये बात समझना आसान हो गया कि भाई अगर आपने क्या किया, ये जैसे कपड़े हैं, ठीक है ना, आपने क्या किया, डाल दिया इसको जो है सोप्स के अंदर, मतलब डिटर्जेंट के अंदर आपने डाल दिया। ये क्लीनिंग एक्शन में हम बात करेंगे, सोप्स और डिटर्जेंट के क्लीनिंग एक्शन में कौन ज्यादा इफेक्टिव है, वो हमारा अगला टॉपिक है। फिलहाल में हम यहां बात कर लेते हैं थोड़ा। यहां पे जैसे ही हमने क्या करें, आपने कपड़े को डाल दिया इसके अंदर, ठीक, ये क्या करेगा, ये मिशेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, ये फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स जो मैंने आपको बताया था। ये मिशेल्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है। एक एक बात, इसको प्रिपरेशन कहते हैं बोर्ड को, कौन टॉपिक कहां लिखा है, किस बुक्स ने किस पेज पर रखा है, एक एक बात आपको आप डिटेलिंग्स में उसको आप स्टडी करें, ताकि बोर्ड के अंदर एक एक बात लिखना आसान हो जाए, एंट्रेंस में इजीली आप सारी बातों का जो आंसर दे पाए। यहां देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर हम बात करें यहां तो ठीक है, अभी हमने बहुत ये सारे टॉपिक पे हमने बात कर लिया है, फिर भी एक बार करते हैं। ये ऐसे क्या होगा, ये बहुत सारे ऐसे, देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक सोप का ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे चलता रहेगा सर। ये लास्ट वाला जो होगा वो ONA का, जो लास्ट वाला क्या बचेगा, ONA सोप्स वाले में, देखिए है कि नहीं, ONA है कि नहीं, तो इसलिए इसको इस तरह Na पॉजिटिव लिखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होंगे, ये बहुत सारे ऐसे बनेंगे, क्या होगा, ये दिख रहा है, ये ऐसे बहुत सारे बनते बनते ऐसा बन जाएगा। ये इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिशेल। क्या है, मिशेल्स का फॉर्मेशन कर देगा ऐसे। अब ये क्या करेंगे, अब ये देखिए कैसे ये ट्रैप कर रहे हैं उसको, जो कपड़े के अंदर जो गंदगी होती है उसको कैसे ट्रैप करते हैं। अब आप देखिए ये क्या करेगा सर, ये तो आपको समझ में आ गया। ये जो है सोप मॉलिक्यूल्स का मैंने अभी आपको बता दिया था कि सर ये वाला जो पार्ट, ये इधर लंबा, ये जो टेल वाला पूंछ वाला पार्ट है, पूंछ वाला पार्ट नॉन पोलर है, बोलने की जरूरत नहीं, अभी मैंने आपको बताया था नॉन पोलर है सर। अगर वो नॉन पोलर है तो वो क्या करेगा, वो वाटर का रिपेलिंग वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए देखिए यहां लिख दिया हाइड्रोफोबिक, इधर का एरो पे। और ये जो इसका मुंडी था, हेड वाला जो पोर्शन था, वो क्या था, पोलर पार्ट था। पोलर पार्ट क्या करेगा, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होगा, इसलिए वो हाइड्रोफिलिक पार्ट था। क्लियर, समझ में। अब आप कहीं भी कुछ लिखा होगा आप लोग समझ सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, ऐसा एक फॉर्मेशन कर ले, बहुत सारे बनेंगे ऐसे, काफी सारे। अब ये क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखो क्या करेगा, जैसे ही आपने बाल्टी में या किसी चीज में आपने डाल दिया डिटर्जेंट, ऐसे दिए, अब वो क्या करेगा, बहुत सारे से फोम्स का फॉर्मेशन कर देगा ऊपर। अब एक क्या होगा, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होगा,
और जाहिर सी बात है एक आपका ऑयल्स का या डर्ट का या ग्रीस का कुछ भी लगा उसका पार्ट क्या करेगा। ये देखो ऐसे जो फॉर्मेशन वही लास्ट वाला देखते जाओ, ऐसे मैंने बताया था ऊपर वाला वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, ये नीचे वाला जो होगा टेल के पास वो क्या होगा, ऑयल अट्रैक्ट। क्या होगा ये ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे, ये क्या होगा ऑयल का या डॉट का, ये इसका अट्रैक्ट कर देगा। ऑयल और डॉट कहाँ आते चले जाएंगे, देखिए क्या करेगा, सब इसके अंदर आकर यहाँ आकर ट्रैप हो जाएगा। बीच में क्या होंगे ये बीच में आकर ट्रैप हो जाएगा पूरा ऑयल यहाँ, और इसको एकदम बिल्कुल ऐसे ये चक्री जैसा ये एकदम इसको क्या किया है, बस अब ये तो इसमें फंस गया है बेचारा, ये ऑयल इधर फंस गया ये, ठीक है ना, जितना डॉट था वो इधर बीच में फंसा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखिए वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट ऊपर की तरफ आ गया। क्लियर। अब क्या होगा कि सर यहाँ तो ऑयल है, तो क्या ये अपने आप ही हट जाएगा या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो नहीं सर, इसके लिए कुछ आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। मैकेनिकल वर्क मीन्स कि अब आपको क्या करना है कि सर मैकेनिकल वर्क का मतलब ये है कि अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, चाहे आप हाथ से ऐसे करते हैं, इसको कपड़े को रगड़ते हैं, क्यों, ताकि ये जो चेन है ना ये चेन ब्रेक हो जाए। ये यहाँ से चाहे आप वॉशिंग मशीन के अंदर कर रहे होंगे तो भी वो मशीन आपको मैकेनिकली वर्क करेगा, बार बार आपको रोटेट होगा, एक बार से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्यों, ताकि वो इस ब्रेक को तोड़ता है, वो इस ब्रेक को वो ओके सर ये आपको क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा इसको, ठीक है। और ये जो है पार्ट को ब्रेक करके क्या करेगा, यहां से ऑयल्स का डॉट को बाहर की तरफ निकाल देगा। समझ में आया। तो इसी तरह से ये आपको डायग्राम दे रखा है, होप कि आपको बात ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखिए ये बाहर वाला पार्ट है कि नहीं, ऊपर वाला मुंडी वाला पार्ट है, ये लंबा चेन वाला पार्ट है। तो एक पार्ट क्या है, ये देखिए इधर से लड़ रहे हैं यहाँ, और ये बीच में क्या किया है, ये वाला पोर्शन यही वाला क्या किया, इसको डॉट को क्या किया है, एकदम घेर लिया है चारों तरफ से। और इसको मैकेनिकली आप क्या करना पड़ा, हाथ से मारते हैं, या अगर ऐसे मार धोबी पछाड़ करेंगे अगर, तो क्या करेगा, ये सारा यहाँ से देखते होंगे आप, पहले भी धोबी लोग जैसे जो था ना वो कपड़े धुलाई करते हैं कैसे, तो वो क्या करते हैं यहाँ से इसी पोर्शन को ब्रेक करते हैं ऑयल को। एक्चुअली ये करना होता है, ये प्रोसेस है। अब साइंस के लैंग्वेज में तो नहीं करते होंगे, लेकिन वो बस ये समझ लो क्या करते हैं, ये बाकी सारा काम ये खुद कर देता है। इसीलिए एक वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है और एक ऑयल अट्रैक्टिंग पार्ट है, एक पोलर पार्ट एक नॉन पोलर पार्ट। पोलर पोलर को डिजोल्व कर देगा, नॉन पोलर को डिजोल्व कर देगा। इसीलिए ऑयल और पानी, अगर ऑयल ले ले पानी ले तो ऑयल तो चुपचाप ऊपर की तरफ तैरने लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर वॉशिंग सोडा आप डाल दीजिए तो देखिए क्या होगा, पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा। करना ही है क्योंकि एक दो पार्ट है उसका, एक वाटर पार्ट अट्रैक्टिंग पार्ट है और एक जो है आपको ऑयल अट्रैक्टिंग पार्ट है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। होप कि बहुत बच्चों वाला टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं था, ये एडवांस है। और बहुत सारे बच्चों को ये बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है, सर ये क्या सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं है भाई, आसान है एकदम समझना। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के अंदर, इसको डिस्कस किया जाता है। क्लियर, थोड़ा सा आप लोग इसको जल्दी से देख लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन होता है। सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। चलिए इसको हम डिस्कस कर लें जल्दी से। सोप्स में क्या लिखना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था उसको डेफिनेशन को उठाकर लिख देना है कि सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैंने बताया था आपको लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो किसका, सोडियम सॉल्ट का या पोटेशियम सॉल्ट का, और ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक, इधर का सारा कार्बन का चेन है, लिखना आसान, ठीक है। अब इसको देख लीजिए इधर, अगर आप बात करें डिटर्जेंट का, तो चलो डिटर्जेंट को भी हम यहां समझ लेते हैं कि सर अगर इसका आयोनिक पार्ट ये है, आयोनिक पार्ट सर ये है COONA+, ऐसा है कुछ सर, ओके ठीक है, इसका थोड़ा सा बता दीजिए। कोई बात नहीं, तो देखो भाई इसमें 2 तरह के होंगे, यही सोडियम सॉल्ट्स होंगे, दे आर द लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, ये सल्फोनेट ग्रुप्स वाले होंगे। मतलब इसके अंदर क्या होगा, देखो बाबू इधर का जो चेन बनेगा सर, ये जो अल्काइल, मैं लिख देता हूं अभी आपको एग्जांपल्स में भी, ठीक है। तो अब देखिए ये लंबा चेन बनेगा किसका सर, ये होगा SO3 नेगेटिव Na+, या ये बनेगा सल्फेट का, किसका, हाइड्रोजन सल्फेट वाला जो पोर्शन होगा ये उसका लॉन्ग चेन होगा। ये होंगे बेंजीन सल्फोनेट के लॉन्ग चेन होंगे या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के ये लॉन्ग चेन होंगे, ये लॉन्ग चेन ही बनेगा, लॉन्ग चेन। अभी मैंने आपको एग्जांपल में लिखा है सोप्स का एग्जांपल कि सर इधर अगर जगह होगा तो मैं अभी लिख देता हूं,
इधर आप देख सकते हैं, मैं चलिए यहीं पे ही लिख देता हूं कुछ एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, एग्जाम्पल्स की बात समझ लेते हैं। चलिए, जैसे ये सोडियम स्टीरेट है, सोडियम पाल्मिटेट है, सोप्स का एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप। क्लियर। अगर इसके फॉर्मूला लिखना पे, यहाँ तो फॉर्मूला नहीं है सर, सोडियम लोराइल सल्फेट है, सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपके पास फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट्स, यहां देख लीजिएगा, सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट, ठीक है। तो अब देखिए सर ये क्या है कि सर CH3 CH2 होल 11, देख लीजिएगा इधर SO4 निगेटिव एंड Na पॉजिटिव। फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, NCERT ने नहीं लिखा है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ सामने। ये देखिए लिखा हुआ सोडियम एंडोडेसाइल को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसका नाम है साइल सल्फेट। एक है सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये वाला पोर्शन बेंजीन सल्फोनेट वाला, तो ये वाला आप देख लीजिए आ जाएगा कि नहीं, मुझे देख लेने दीजिए। यहां मैं लिख फॉर्मूला, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से भाई। दिख रहा है? चलिए, तो ये क्या हो गया, ये देखिए बेंजीन सल्फोनेट है, इसका नाम हो गया सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये बेंजीन वाला भी रिंग है, ये कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर अटैच होगा। इसके अंदर एक जो होगा क्या होंगे, SO3 निगेटिव और Na प्लस, ऐसा होगा कुछ स्ट्रक्चर। और एक तरफ से कार्बन का लंबा चेन है, दिख रहा है आपको ये कितना बड़ा चेन है, ये 11 ये हो गया, 6 ये हो गया और 1 यहाँ कार्बन है। उसी तरह से ये इतने बड़े 11 है, C12 है, 12 का चेन है, 15 का चेन है, 16 का चेन है ये। तो इसलिए ये बात आप याद रखिएगा, इसका नाम हो गया जो है सोडियम एंडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट एंड दिस वन इज सोडियम एंडोडेसाइल सल्फेट, ये आप याद रखिएगा। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ गया कि सर यहां से 3 चीजें आप समझ में आ गई। एक, बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसका आयोनिक ग्रुप समझ में आ गया कि सर सोप का जो आयोनिक ग्रुप है वो COONA, ये वाला पोर्शन है कि नहीं। और सर डिटर्जेंट का अगर बात करें तो इसका आयोनिक पार्ट कुछ ऐसा है, अभी मैंने आपको लिखा था कि सर SO3 निगेटिव Na पॉजिटिव, या सल्फेट के बारे में लिखेंगे तो Na प्लस, ये दोनों आयोनिक पार्ट होंगे इसके, वही मुंडी वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। तो ये दोनों पार्ट होंगे। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अब देखिए, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल फैट्स एंड प्लांट बेस्ड फैट्स या ऑयल्स। क्लियर। अभी मैंने आपको बता दिया, तो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। और ये क्या होंगे सर, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोकार्बन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्स एंड पेट्रोलियम, इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बहुत सारा जब डिफरेंशिएट की बारे आती है तो पता नहीं क्या क्या है, ये सब मेन पॉइंट छोड़कर खाली कि सर ये सोप्स क्या होंगे, सर सोप्स आर जो है दे आर बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये छोटका लिख देते हैं, कम नहीं चलेगा। एडवांस फॉर्म में इसको 3 मार्क्स लेने हैं ना, एंट्रेंस में भी पढ़ना है ना इसको, इसी वजह से। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये क्या होंगे, सोप क्या होंगे सर, दे आर एफिशिएंसी डिक्रीजेस इन हार्ड वाटर, ये उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं हार्ड वाटर में। लेकिन डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये तो एकदम फटाफट धुलाई करते हैं हार्ड वाटर के अंदर भी, ठीक है ना। हार्ड वाटर ये टॉपिक है, जैसे नाम सुनिए आपका दिमाग खटक दे करेगा, अच्छा सर हार्ड वाटर का क्वेश्चन ये इफेक्टिव नहीं है, NCERT इसको भी नहीं छोड़ा है, इसको भी, ये हार्ड वाटर, ये देखो रेफरेंस देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 NCERT पेज नंबर 78 सामने होगा, किताब देख सकते हो, पढ़ो उस 10 को। स्कम का फॉर्मेशन दे रखा है, स्कम का फॉर्मेशन करना है व्हेन सोप इज डिसॉल्व विद हार्ड या रिएक्ट विद हार्ड वाटर। क्यों नहीं करता ये, तो स्कम का फॉर्मेशन करता है सर, ठीक है ना। ये कुछ जो है इनसॉल्युबल जो है कुछ पोर्शंस का ये फॉर्मेशन कर देगा, जो लेकर सब पानी के नीचे जाकर बैठ जाएगा, जाओ भाई हम कुछ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, मतलब ये बेचारा ये करेगा नहीं सफाई, फिर स्कम का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आता है ये
स्कम का फॉर्मेशन आता है और 3 फैटी एसिड्स लिखने के लिए आता है। बोर्ड का बार बार सीबीएसई का क्वेश्चन रहा है ये। स्कम वर्ड अलग एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी जाकर देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उसने लिख रखा है, स्कम को आएगा, ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्लियर? देख लेते हैं थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है पहले। सपोनिफिकेशन को भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले इसको पढ़ा दिया इधर इस पोर्शन में कि सपोनिफिकेशंस के अंदर आपको क्या करना है, यही सोप्स जो होंगे, ये लॉन्ग चेन ऑफ जो सोप्स होंगे सोडियम जो है पोटेशियम के, इसको आपको हीट करना है किसके प्रेजेंस में सर, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। ये आपको मैंने ये पूरा ये बात है ये तो लिख रखा है ना ऑलरेडी। सेम रिएक्शन देखिए, वही बात आपको बताया था सोडियम स्टोरेट का। देखिए CH2 ये लंबा चेन कर दिया गया, इधर लिखेंगे तो ये पूरा बड़ा चेन बनेगा। और यही बताया था जितना ज्यादा ये बड़ा कार्बन का चेन बनेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर TFM वैल्यू होगा, उतना ही बेहतरीन वो सोप होगा। यहीं से ये पोर्शन, इसलिए बड़ा चेन लेंगे हम, इसीलिए कोई सस्ता साबुन है कोई महंगा साबुन है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि ये सोप्स का यही हीट करेंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में भी आपको समझ में आ गया, यहाँ पे सर NaOH के साथ रिएक्शन करा गया है और ये सोडियम स्टोरेट, ये जो फॉर्मूला है ये है सोडियम, इसका पूरा नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम स्टोरेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि सोप का एग्जाम्पल है। सोप का एग्जाम्पल है ये, और ये सोप बना दिया प्लस ग्लिसरॉल बनाएगा, ठीक है ना। बस ऐसे आप सोडियम पाल्मिटेट भी बना सकते हैं। ये पोटेशियम स्टोरेट भी हो सकता था अगर Na के जगह पे सिर्फ K हो जाता तो इसका नाम हो जाता पोटेशियम स्टोरेट। क्लियर? और ये जो है आप समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये भी पोर्शन कुछ, यहाँ पे मैंने सब बात पहले ही बता दिया है, एकदम ओपनली आपको बता दिया कि सर ये यहाँ पे देखो भाई, ये लंबा चेन, ये कार्बन का बड़ा वाला चेन, ठीक है सर, बड़ा वाला चेन, ये पूंछ वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है। मैंने बताया था ये नॉन पोलर पार्ट है। उधर कुछ भी लिखा हो आप एक वर्ड में समझ लीजिए, सर ये नॉन पोलर वाला पार्ट है, टेल पार्ट है। ये क्या होगा, ये ऑयल को या डर्ट को इधर अट्रैक्ट करेगा, नॉन पोलर को अट्रैक्ट कर देगा। ये आयंस वाला पार्ट, आयोनिक पार्ट क्या होंगे, ये आपको वाटर को एक क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ये पोर्शन हो गया आपका हाइड्रोफिलिक और ये हो गया हाइड्रोफोबिक। ये आता है, देखिए हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर भी लिखा है, यही बात को यहां लिखा हुआ है। मैंने आपको अपने लैंग्वेज में सब बात समझा दिया है। तो ये बात समझ लीजिएगा एक वर्ड में, सर इधर वाला पोर्शन वाटर अट्रैक्टिंग और ये होगा हाइड्रोफिलिक हेड, पोलर पार्ट। पोलर को ले डूबेगा और नॉन पोलर को लेकर डूबेगा। तो इसलिए ऑयल इधर आ जाएंगे और वाटर उधर रह जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। और इन्हीं सब चीज को स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे कर दिया है कि सर ये लो, ये कार्बन का चेन ले लो और Na+ लिख दो, यहाँ हो गया। इसी बात को, अब कितना कार्बन का चेन लेंगे हम लंबा, बात समझ में आई आपको, सब चीजें समझ में आ गई। ये भी बात आपको मैं बता दूं, बस 2 मिनट बस समझ लीजिए कि सर ये जो पार्ट है ये सोप का, मैंने आपको बताया था स्कम का फॉर्मेशन, यही स्कम है। अब मैं इसके रिएक्शन को भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि सर ये जो सोप है क्यों इफेक्टिव नहीं है, कि जो है हार्ड वाटर के अंदर सोप अच्छे से धुलाई नहीं कर सकता है, डिटर्जेंट करता है। इसलिए कि सर ये जो सोप है ना, ये सोप है, ये देख लो आप, जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे बात करूं मैग्नीशियम सल्फेट होगा या कैल्शियम क्लोराइड होंगे, ये सब Mg2+ और Ca2+ इसमें प्रेजेंट होगा यहाँ सॉल्ट्स के अंदर, ये सॉल्ट्स में ये प्रेजेंट होंगे हार्ड वाटर के अंदर। और वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा सुनो भाई इधर देखो, ये देखो ये सोडियम स्टोरेट है, ये दोनों सोप हैं, ठीक है ना, ये 17, ठीक है। अगर हम यहाँ पे C15 वाला भी ले लेते, H31, ठीक है ना, COONA, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम पाल्मिटेट। तो ये क्या करेंगे भाई, ये बोलेगा कि देखो सर ये जो Na है ना, ये इसको रिप्लेस करो। ये क्या करेगा, ये कार्बन, ये जो कैल्शियम है ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके देखो खुद आ गया यहाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों आ जाएंगे। तो इसको बोलेंगे कैल्शियम स्टोरेट, यही है वो, ठीक है ना। जैसे आप सोप को डाल दो पानी में, ठीक है ना, ये कैसे आपने साबुन डाल दिया भाई हार्ड वाटर में, और हार्ड वाटर में पहले से क्या है अवेलेबल, सर हार्ड वाटर के अंदर ये जो सॉल्ट्स अवेलेबल है उसके अंदर, जाहिर सी बात है सॉल्टी ही तो होगा ना, हार्ड वाटर है तो ये क्या करेगा भाई, ये सोप से इस सोडियम को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। देखो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा कैल्शियम, इधर बैठ जाएगा मैग्नीशियम, और ये दोनों क्या करेंगे, ये इनसॉल्युबल पार्ट होगा, ये वाला, ये दोनों है कैल्शियम स्टोरेट और मैग्नीशियम स्टोरेट, ये क्या होंगे दोनों, ये होंगे इनसॉल्युबल पार्ट। और इनसॉल्युबल पार्ट, इनसॉल्युबल मैं लिख देता हूं PPT,
ये क्या होंगे, जाकर नीचे बैठ जाएंगे उसके सतह पे, सरफेस पे जाकर बैठ जाएंगे, और ये क्या करेंगे, सोप को भी लेकर डूब जाएंगे नीचे, सोप को भी मिला हुआ, और ये जो स्कम है ये स्कम भी चले जाएंगे नीचे। क्या करेगा वो, दोनों को, स्कम भी और जो सोप है सबको लेकर नीचे सरफेस पे बैठा देगा। जाओ, अब वो ना धुलाई करेगा ना सफाई करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये समझ में आ गई, इसलिए इसको स्कम कहते हैं। लिखा है कि हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस, दीज आयंस रिएक्ट विद द, जो कार्बोक्सिलेट आयंस जो है ये वाला सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कम। जैसे कैल्शियम एस्टोरेट, ठीक है ना, मैग्नीशियम एस्टोरेट का फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों लेकर बैठा देगा। आप बोलोगे सर ये क्या करेगा, तब डिटर्जेंट क्या करेंगे, डिटर्जेंट बोलता है हम रिएक्शन ही नहीं करेंगे, ये रिएक्शन ही नहीं करता इसे, वो बोलता नहीं भाई हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही सफाई, डायरेक्ट सफाई कर देंगे। वो डायरेक्ट सफाई क्लीनिंग करने लगता है और ये बेचारा रिएक्शन करने लग जाते हैं। इसीलिए कभी रिएक्शन अच्छा भी है कभी खराब है। ये रिएक्शन करने के चक्कर में जाकर सरफेस पे बैठ जाएंगे नीचे, वो बोलेगा उठेगा ही नहीं, जाओ भाई हम नहीं करेंगे सफाई। हम डिटर्जेंट आता बोलता नहीं मैं डायरेक्ट सफाई करूंगा, रिएक्शन का काम छोड़ दो। बात समझ में आ गई? होप कि ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है सोप्स जो है इफेक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए हार्ड वाटर के अंदर, ठीक है ना। एडवांटेज भी है, मैंने आपको बता दिया था, डिटर्जेंट जो है बहुत बार क्या होता है सोप के अंदर तो है लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल चीज नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल और हार्मफुल भी है, ठीक है ना। और ये चीजें जो है यहाँ पे दे रखा है, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। ये डिटर्जेंट्स के बारे में भी मैंने आपको एग्जांपल और लिख रखा है, मैंने भी आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारे सोडियम एंडोडेसाइल, बेंजीन सल्फोनेट है, बेंजीन जो है मैंने एग्जांपल्स में लिख रखा है, ठीक, पहले भी आपको बता दिया ये, क्लियर। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, निम्न 3 फैटी एसिड्स बताया था और स्कम का यूज, और यहाँ पे क्या करना है आपको बताना है आयोनिक पार्ट कौन सा होगा, तो बताओ ये बताया था, ये ना बताया था ना, ये वाला क्या होगा, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, यानी कि हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट ये होंगे, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट ये होगा। कितना आसानी से आप 3 नंबर ला सकते हैं। 3 फैटी एसिड्स का नाम बता दो, सोडियम पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, एस्टरिक एसिड, ये फैटी एसिड्स का नाम है, फॉर्मूले के साथ लिख सकते हो आप, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, क्लियर है। स्कम का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया और ये चीजें आप क्लियरली कर सकते हैं। होप कि आपको ये सोप डिटर्जेंट समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहें और हम ऐसे ही आपको अपने बिल्कुल आसान भाषा में एक एक टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। बच्चे आप हमें कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, और बाकी कौन सा भी नेक्स्ट चैप्टर चाहिए उस चैप्टर के लिए आप हमें कमेंट करें, वो वीडियो आपके सामने होगा।